हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ हमने जो एक क्रम शुरू किया है 10 मिनट क्लास के माध्यम से हमारे पुराने कंटेंट को और अधिक समृद्ध रूप देना। उसमें जो छुपे हुए हिस्से हैं, जो कल्चरल और करंट अफेयर्स हैं, उनको पूरी तरह कंप्लीट करना, वो इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये जनजाति वाली यूनिट आप सब लोग पढ़ना शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में मध्य प्रदेश का इतिहास मतलब सेकेंड यूनिट, 9वीं यूनिट का साइंस और टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और 10वीं यूनिट ये थोड़े से यूनिक हिस्से हैं। ये ऐसे हिस्से हैं जो स्टूडेंट को फंसाते हैं, जो स्टूडेंट को फेल करवाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इन हिस्सों पर हम बहुत ज्यादा का जो है फोकस करने वाले हैं। साथ में दो करंट अफेयर्स वाली जो यूनिट है, छठी यूनिट और 8वीं यूनिट, उनको अलग से हम एक सीरीज के रूप में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। अभी हम 10वीं यूनिट का जो जनजाति वाला हिस्सा है, उसके उस हिस्से को जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि छोटा छोटा है लेकिन बहुत काम का है, उस पर फोकस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेकर, श्री गणेशाय नमः कहते हुए, और फिर मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए, याद करते हुए इस क्लास पर आते हैं। आज हम कुछ 3-4 शब्दों पर बात करने वाले हैं, और पहला शब्द है लिंगोपाटा। ये जो शब्द है सुनने में आ जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन हम लोग फोकस नहीं करते। लिंगोपाटा क्या है? ये गोंड जनजाति से संबंधित एक कथाओं की सीरीज है। क्या कथाएं हैं, थोड़ा सा अपने दिमाग में इसे सेट कर लो। आजकल एग्जाम में ट्रेंडिंग है, ये पूछा जाने लगा है कि लिंगोपाटा क्या है। इससे रिलेटेड कोई ना कोई फैक्ट एग्जाम में आजकल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? तो गोंड जनजाति की जो भाषा है वो अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, गोंड जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और गोंडी भाषा बोलते हैं। और ये जब अपनी भाषा बोलते हैं तो अपनी जो परंपरागत बातें हैं वो अपनी नई पीढ़ी को सुनाकर जाते हैं। परंपरागत बातें जो पुरानी पीढ़ी द्वारा अपनी नई पीढ़ी को सुनाई जाती है, ऐसी कथाओं का एक ग्रुप लिंगोपाटा कहलाता है। इसमें ये लोग क्या करते हैं? तो गोंडी भाषा में सुनाई जाने वाली गोंडी भाषा की लोक कथाओं को कहते हैं लिंगोपाटा, जिसमें लिंगो का अर्थ होता है आदि पुरुष। इस जनजाति में जैसे हिंदू धर्म के लोग मनु को अपना आदि पुरुष मानते हैं, वैसे यहाँ पर लिंगो नाम के, लिंगो पेन नाम के जो आदि गुरु हैं, उसे गोंड जनजाति का प्रमुख पुरुष माना गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये शंकर का, जैसे हिंदू धर्म में शंकर से सब कुछ उत्पत्ति हुई है या शिव से सब कुछ पैदा हुआ, वैसे भगवान शिव का ही जो स्वरूप है लिंगोपेन के नाम से, लिंग जो लिंग हम पूजा करते हैं वो वाले शिवलिंग की बात की जा रही है। तो शिवलिंग को लिंगोपेन के रूप में या भगवान शिव के आदिवासी स्वरूप को यहाँ पर दर्शाया जाता है और उसका वर्णन किया जाता है। कहां पर ये ज्यादा प्रसिद्ध है? हमारा जो मध्य प्रदेश का मैप हम बनाएंगे तो उसमें नर्मदा नदी, ये जो नर्मदा नदी है ये यहाँ से बहती हुई है, और ये सतपुड़ा है। तो नर्मदा और सतपुड़ा के ये जो जंगल हैं, वहां पाई जाने वाली गोंड जनजाति में ये अत्यधिक प्रचलन में है। ये याद रखना, कहाँ पाई जाती है लिंगोपाटा की कथाएं। सर्वप्रथम इन्हें लिखा किसने था, दुनिया को किसने बताया था कि ऐसी कोई चीज भी है? सबसे पहले बेरियल इल्विन ने इसे लिपिबद्ध किया था, इसे कागज पर लिख दिया था कि ये ऐसी कथाएं हैं। कथाओं में बहुत सारी बहुत विशिष्ट प्रकार की चीजें हैं, हमें उन पर कथाओं पर नहीं जाना है, लेकिन ये नाम याद रखने की भैया बेरियल एल्विन ने इसे पहली बार लिपिबद्ध किया था। भगवान शिव से संबंधित हैं। नर्मदा और सतपुड़ा के क्षेत्र में इन कथाएं गाई जाती हैं या बोली जाती हैं। फिर गोंडी भाषा में ये कथाएं सुनाई जाती हैं, जो द्रविड़ परिवार की भाषा से संबंधित है, जो दक्षिण भारत में चलने वाली द्रविड़ परिवार की भाषा से संबंधित है। उत्तर भारत में संस्कृत परिवार की भाषाएं चलती हैं,
दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की भाषा चलती है। यहाँ लिंगोपेन नामक पौराणिक चरित्र, लिंगोपेन कौन है? गोंड जनजाति के आदि पुरुष, गोंड जनजाति जिससे पैदा हुई वो व्यक्ति लिंगोपेन है, उन पर आधारित है। और लिंगोपेन को गोंडों का आदि पुरुष या प्रथम पुरुष माना जाता है। ये सब कुछ इस कथा में मिलता है। इसी कथाओं में ये सुनने में आता है कि भगवान शिव ने लिंगोपेन का रूप धारण करके जंगल में विचरण किया और उन्हीं के 33 प्रकार के बच्चे पैदा हुए, 33 उनके बच्चे पैदा हुए, जिससे गोंडों के, गोंड जनजाति के 33 जो हैं शाखाएं बन गई। तो ये जो शाखाएं, 33 शाखाएं हैं, कहां से बनी, इसका सारा वर्णन जो है वो आपको इस लिंगोपेन की कथा से मिलता है। गोंडों की 33 कोटवारी शाखाओं का उत्पत्ति का वर्णन आपको लिंगोपेन या लिंगोपाटा की कथाओं में मिलता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 6-7 जो फैक्ट मैंने आपको बताए हैं लिंगोपाटा से रिलेटेड, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे अपने दिमाग में पूरी तरह सेव कर लें, क्योंकि हर एक चीज हमारी एग्जाम में आ सकती है। हर एक पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखा है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट की क्लास में मैं 10 फैक्ट बताऊंगा, ऐसा जरूरी नहीं मैं 25 भी बताऊंगा तो वो वही होंगे जो आपके लिए काम के होंगे, और मैं 5 भी बताऊंगा तो वो वही होंगे जो आपके लिए भरपूर काम के होंगे। कुछ ऐसा कंटेंट जो हम आम पढ़ने के टाइम पर नहीं पढ़ पाते हैं वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे, याद कर लेंगे। लिंगोपाटा से रिलेटेड एक एक फैक्ट आपके सामने है, इसे याद करो और आगे बढ़ो। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद करना है रस नवा। रस नवा पर्व, ये रस नवा पर्व क्या है, ये किस जनजाति से संबंधित है? तो बेगा जनजाति जो है वो एक त्योहार मनाती है जिसका नाम है रस नवा पर्व। क्या नाम है? रस नवा पर्व। कहाँ मनाया जाता है? तो मंडला जिले के जो बेगा जनजाति के लोग हैं उनके द्वारा इसे मनाया जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये पर्व, में क्या मनाया जाता है? तो जैसे गौंड जनजाति का आदि पुरुष है लिंगोपाटा, लिंगोपेन, वैसे ही जो बेगा जनजाति है उसके जो आदि पुरुष माने जाते हैं वो नागा बेगा और नागी बेगिन मानी जाती है। तो इनके जो आदि पुरुष हैं या आदि पितृ पुरुष हैं, इन पितृ पुरुषों में नागा बेगा जो हैं उनको, नागा बेगा की स्मृति में, उनकी याद में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। इस पर्व की सबसे खासियत बात यह है कि इस पर्व में शहद पिया जाता है, शहद खाया जाता है। ये याद रख लेना आप लोग, ये पर्यावरण में बाद में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, वो मैं आगे बताऊंगा। ये बहुत सीधे सीधे पूछ लिया जाता है आपसे कि कौन सा ऐसा त्योहार है जिसमें शहद का सेवन किया जाता है। तो शहद का सेवन जो है वो रस नवा पर्व में किया जाता है, आपको याद रखना है। और वो बेगा जनजाति से संबंधित है। तो बेग में हम रस भर के लाए शहद के रूप में, है ना, इससे ये एक दूसरे से रिलेट हो जाएगा, आपको याद करने में आसान होगा। अब ये जो बेगा जनजाति है, इस बेगा जनजाति को हम क्या कहते हैं? इस बेगा जनजाति का एक उपनाम है, और वो उपनाम क्या है? जंगल का पुजारा। क्या नाम है इसका? जंगल का पुजारा। और वो मूलतः इसे इस पर्व के दौरान ही उत्पत्ति, या इस शब्द को इस पर्व के दौरान ही माना गया है कि यहीं से वो पैदा हुआ। जंगल में जो पूजा करे, जंगल में जो त्योहार मनाए, वो जंगल का पुजारा। अब कुछ शब्द आपको मैं बता रहा हूं। सनवा, ये एक जो शब्द है सनवा, सनवा का मतलब होता है फसल कटाई। क्या शब्द होता है? फसल कटाई। ये वर्षा ऋतु के बाद में, ये वर्षा ऋतु के अंत में हम करते हैं। ये सनवा जो है एक शब्दावली है। तो सनवा का मतलब होता है फसल कटाई के बाद में किया जाने वाला। तो सनवा जो है वो किया जाने वाला एक प्रकार का पूजा पाठ या एक कार्यक्रमों का समूह है जो कि फसल कटाई के बाद किया जाता है। और ये सनवा से ही बना रसन नवा। तो ये अब तो घिस घिस कर हो गया रसन नवा,
तो आपको एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो रसन नवा है, तो रसन नवा ही याद रखिएगा। इस रसन नवा शब्द का मतलब होता है फसल कटाई के बाद या वर्षा ऋतु के अंत में किया जाने वाला पर्व या त्योहार। इसमें क्या किया जाता है और आगे बताता हूं कब किया जाता है, ये भी याद रख लो। समय याद कर लो इसका, समय होता है भाद्रपद। भाद्रपद मतलब अगस्त सितंबर, याद रखना अगस्त सितंबर के महीने में रसनवा त्योहार मनाया जाता है। गांव में जो गांव होते हैं बेगा जनजाति के, मंडला जिले के गांव, विशेष रूप से मंडला जिले के गांव, उनको फलई कहते हैं। क्या कहते हैं? फली कहते हैं, याद रखना। मंडला जिले के जो गांव हैं जो कि बेगा जनजाति से रिलेटेड हैं, उन्हें फली कहा जाता है। और इन फली में लोग पहले एकत्रित हो जाते हैं और फिर कर्मा नृत्य करते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है? तो सबसे पहले पूजा पाठ होता है, फिर कर्मा नृत्य किया जाता है। कर्मा नृत्य इस त्योहार का बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो है, या तो वो कटहल के पेड़ के आसपास या खजूर के पेड़ के आसपास सब लोग जनजाति के लोग मिल जाते हैं और उसके चारों ओर मिलकर के पहले कर्मा नृत्य करते हैं। क्योंकि इस त्योहार को मनाने के लिए खजूर चाहिए, कटहल का पेड़ चाहिए, तो इनकी रक्षा करते हैं, इनका वो उनको बहुत ध्यान से रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हर 3 से 5 दिन के तक चलता रहता है और इस पर्व में वृक्षारोपण किया जाता है। अब आपको समझ में आने लगेगा कि हम इसे करंट अफेयर्स में क्यों पढ़ रहे हैं। जब हमने पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयासों की बात की, वहां पर आया कि भाई जनजाति तो जो है वो पहले से ही जनजातियां जो हैं वो तो पहले से पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं, तो क्यों तो उनकी जो विरासत है, जो उनकी आदतें हैं, उनकी जो परंपराएं, उनको और बढ़ावा दिया जाए और पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। क्योंकि बेगा जनजाति तो इस त्योहार के दौरान गांव में, पूरे गांव में पेड़ लगाने की बात करती है, इसलिए इस पर फोकस किया जाने लगा। तो आपको ये दिमाग में सेट करना है कौन से त्योहार में पेड़ लगाने की बातें की जाती है, पेड़ लगाए जाते हैं, पूरे गांव के लोग मिलकर इकट्ठे होकर पेड़ लगाएंगे। वो त्योहार कौन सा है? वो रसन नवा त्योहार है। रसन नवा त्योहार में पेड़ लगाए जाते हैं, कर्मा नृत्य किया जाता है, शहद पिया जाता है। ये इसकी मूलभूत विशेषताएं हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये सब की सब आपको याद करनी है, एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट हमारे लिए काम का है। ये मेंस में भी जो बच्चे लिखेंगे ना कि पर्यावरण संरक्षण में जनजातियों का योगदान, तो आप वहां लिख सकते हैं कि रसनोवा त्योहार के दौरान बेगा जनजाति के लोग गांव में पेड़ लगाते हैं या पेड़ लगाने का कंपटीशन होता है। तो इस तरीके की परंपराएं हमारे पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करती है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने में, उसे बढ़ावा देने में हमारी मदद करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगला एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, हलबा जनजाति। नाम तो हलवा है, तो नाम तो हलबा है लेकिन ये है नहीं हलबा। तो हलबा जो जनजाति है ये क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। आपको ये मध्य प्रदेश का एक मैप दिखाई दे रहा होगा, बहुत शांति से इस मैप के ये 3 जिले जो हैं वो मैंने नोट किए हुए हैं, जिसे हम दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश कहते हैं। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, तो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? तो बम डिगी डिगी बम बम वाले जिले आते हैं, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। बम डिगी डिगी है ना, तो ये बम डिगी डिगी वाले जो जिले हैं यहाँ पाई जाती है हलबा जनजाति। रटने के लिए बता रहा हूँ, कोई ऐसी मजाक नहीं चल रहा है। ब से बालाघाट, म से मंडला और ड से डिंडोरी। तो इन बम डिगी डिगी वाले जिलों में यह पाई जाती है जनजाति। ये पहला पॉइंट रट लो। ये मूलतः यहाँ से छत्तीसगढ़ शुरू हो जाता है, ये इधर छत्तीसगढ़ है, तो ये जनजाति मूलतः तो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, मूलतः छत्तीसगढ़ की जनजाति है। लेकिन मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं, जो सीमा से टचे हुए जिले हैं, उन पर ये पाई जाती है। गौड़ जनजाति की एक उपशाखा मानी जाती है। क्या मानी जाती है ये? कि गौड़ जनजाति की एक उपशाखा है। ये क्या है? गौड़ जनजाति की एक उपशाखा है, इस रूप में मानी जाती है।
और भगवान कृष्ण के जो भाई बलराम हैं, जिन्हें हलधर कहा जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, आपको कनेक्शन समझ में आ जाएगा। भगवान कृष्ण के भाई जिन्हें बलदाऊ कहते हैं, बलराम कहते हैं, हलधर कहते हैं। हलधर शब्द से हल को धारण करने वाला, तो हलधर से हलबा शब्द बना है और ये बलराम को अपना वंशज या बलराम के वंशज खुद को मानते हैं। तो भगवान कृष्ण के भाई जो हैं भगवान बलराम को अपना का वंशज अपने आप को मानते हैं। हमारे इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह हुआ, हलबा विद्रोह, ये याद रखना। कब हुआ? 1774 से 1779। मध्य प्रदेश में तो नहीं हुआ था। ये जो मध्य प्रदेश के नीचे का इधर का मराठी क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र वाला, यहाँ पर यह हलबा जनजाति और मराठा, हलबा जनजाति के लोग, हलबा आदिवासी और मराठा लोगों ने मिलकर, मराठी लोगों ने मिलकर भारत का पहला आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम किया था, जो कि हलबा विद्रोह कहलाता है। 1774 में ये शुरू होता है, 1774, और 5 साल तक चलता रहता है। 1774 से 1779, इन 5 वर्षों की पंचवर्षीय योजना के रूप में हलबा विद्रोह याद रखना। मराठा और आदिवासियों ने मिलकर किया था। इनके प्रमुख देवता है दंतेश्वरी माता। क्या नाम है? दंतेश्वरी माता। ये याद रख लेना, बहुत काम का शब्द है, क्योंकि इससे अगली बात भी बताने वाला हूं मैं। और मावली देवी, ये इनकी माता है। हर साल जैसे हमारे यहाँ जगन्नाथपुरी में एक रथ यात्रा निकलती है, वैसे कि वैसे इस गोंडो, इस जनजाति में जो है गोचो, ये गोचो एक शब्द है। गोचो का मतलब होता है रथ उत्सव। तो एक गोचो उत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गोचो उत्सव, जो कि इनकी दंतेश्वरी देवी जो माता है, इन दंतेश्वरी देवी की रथ यात्रा के नाम से जानी जाती है। उनकी मूर्ति को रथ पर बिठाकर पूरे क्षेत्र में घुमाते हैं। तो रथ उत्सव जो है वो गोचो किस जनजाति से संबंधित है? गोंड मत लगाना, गोंड की एक शाखा है हलबा, उससे रिलेटेड है। और एक और शब्द याद रख लो, पंडूम। पंडूम जो शब्द है, ये क्या होता है? स्थानीय जो लोग होते हैं, स्थानीय उत्सव है जिसे फसल कटाई के समय मनाया जाता है। तो स्थानीय फसल कटाई उत्सव पंडूम भी याद रख लेना। 2 शब्द बता दिए, गोचो और पंडूम, ये दोनों याद रखना। बाकी हलबा जनजाति से रिलेटेड हमने जो बेसिक फैक्ट आपको बताए हैं, तो आपके दिमाग में सेव होने चाहिए। छोटी छोटी सी मगर मोटी बातें इस जनजाति वाले चैप्टर में मैं आपके साथ कवर कर रहा हूँ। इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से कवर करें, इसे इग्नोर मत करना। 10वां ये छोटा सा लेक्चर है, इस 10 मिनट क्लास का ये 10वां लेक्चर है। आप लोग सभी लेक्चर्स को अटेंड करें। आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने आप को समृद्ध बनाएंगे, अपने आप को जो नया कंटेंट है उसके साथ जोड़ करके उसको कवर अप करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। एक विशेष बात और, कि रोज टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है। बिना टेस्ट सीरीज के आप लोग एक आदत का विकास नहीं कर पाएंगे एमसीक्यूज की। तो एक कोई सी भी टेस्ट सीरीज, हो सके तो 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, और दोनों टेस्ट सीरीज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी ही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, किसी भी प्रकार से रोजाना 100 से 200 एमसीक्यू लगाने की आदत डालें। चलिए विदा लेता हूं। थैंक यू।